कोलकाता में दिन दहाड़े एक के बाद एक कई चोरियां हो रही थी। शहर का हर इंसान डर के साए में जी रहा था। पुलिस हफ्तों तक दिन रात एक करके चोरों को पकड़ने में लगी हुई थी, पर उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। फिर एक बूढ़े चाय वाले की मदद से उनको एक क्लू मिलता है। उसके जरिए उनके सामने एक नाम आता है, धमाक अली का अत्यंत ताकतवर अकूंजी खानदान। इस खानदान ने रातों रात एक मस्जिद खड़ी कर दी थी और इस खानदान के नाम से अब एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन रहा था। और इस खानदान का दूसरा बेटा, जिसका नाम अब्दुल वाजिद था, वो धमाक अली से कई ज्यादा समय आजकल कोलकाता में बिता रहा था। पुलिस द्वारा डकैतों के बनाए गए स्केच धमाक अली के कुछ स्थानीय लोगों को दिखाए जाते हैं और धमाक अली के स्थानीय लोग सिर्फ एक ही तस्वीर पहचान पा रहे थे, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अब्दुल वाजिद की थी। इसका मतलब अकूंजी खानदान का इस चोरी से सीधा संबंध था। अत्यंत शक्तिशाली अकूंजी खानदान पर रेड मारने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार थी। लाल बाजार द्वारा अकूंजी परिवार पर रेड मारने की परमिशन दी जाती है, पर रेड मारना बिल्कुल आसान नहीं था। 2500 स्क्वायर फीट में बना ये घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसकी चारों तरफ 12 फीट ऊंचे दीवारें थी, और इस हवेली के सामने हर समय काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई रहती थी। अकूंजी परिवार पर रेड मारने के लिए कोलकाता पुलिस के 100 सबसे दबंग और ईमानदार ऑफिसर्स को चुन लिया जाता है। कुछ दिन अकूंजी परिवार की हवेली की रेकी करने के बाद रेड मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है। सिविल ड्रेस में 3 ऑफिसर्स अकूंजी परिवार की हवेली का मेन गेट खटखटाते हैं, पर गेट नहीं खुलता। तो डीएसपी हक के कुछ ऑफिसर्स बांस की सीढ़ी लगाकर दीवार के ऊपर से अंदर जाते हैं और अंदर से गेट खोल देते हैं। डीएसपी हक जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर का दृश्य देख अपनी आंखें मलना शुरू कर देते हैं। अकूंजी परिवार के इस घर में पूरा गांव बसा हुआ था। लोगों को रहने के लिए कुल 8 कमरे थे। कमरों के अलावा एक तालाब और एक गौशाला भी थी, और गायों को काटने के लिए घर के अंदर एक बूचड़ खाना भी बना हुआ था। इस घर में चारों तरफ खुले में धान के ढेर बिछे हुए थे और तालाब के पास एक कमरा था जो बाकी कमरों से काफी बड़ा था। इस कमरे का दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी लुंगी और बनियान पहने बाहर आता है। यह आदमी अकूंजी परिवार का मुखिया अब्दुल कादिर था। डीएसपी हक उसे वाजिद के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि वाजिद घर में नहीं है और उनको वहां से जाने के लिए कहता है। पर डीएसपी हक जब उसे सर्च वारंट दिखाते हैं, तब अब्दुल कादिर भी पीछे हट जाता है और सारे पुलिस वाले घर की तलाशी लेने लगते हैं। पुलिस वाले पूरे 2 घंटे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन ना उन्हें वाजिद मिलता है और ना ही चोरी किए हुए पैसे। पर डीएसपी हक यहाँ से खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अब्दुल कादिर के बड़े और तीसरे बेटे को अपने साथ लेके लाल बाजार चले जाते हैं। लाल बाजार के लोगों में बार बार पूछने पर कादिर के दोनों बेटे एक ही जवाब देते कि उन्हें वाजिद और रॉबरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वाजिद और वाहिद को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए उनका डकैती से डायरेक्ट संबंध होना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिलता, इसलिए डीएसपी हक को उन्हें न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। अगले 24 घंटे में लाल बाजार पुलिस अपनी जांच और तेज कर देती है। सारे खबरें दिन रात इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे और आखिरकार उनकी मेहनत सफल हो जाती है। डीएसपी हक को अपने खबरी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वाजिद को कुछ समय पहले घटकपुकुर में देखा गया था। वो हाईवे के पास चाय की दुकान पे आया था। डीएसपी हक और उनके ऑफिसर्स तुरंत उस चाय के दुकान के लिए निकल जाते हैं। चाय की दुकान पर पहुंचकर डीएसपी हक बूढ़े चाय वाले से पूछते हैं कि वो किससे बात कर रहा था। तो चाय वाला बताता है कि वो एक आदमी से बात कर रहा था जिसकी हाइट छोटी थी, पर आदमी काफी मोटा था, और ऐसा वैसा मोटा नहीं बल्कि बहुत मोटा था। यह सुनते ही डीएसपी हक का दिमाग खुल जाता है। बैंक मैनेजर रामचंद्र नायर के द्वारा दी गई जानकारी में से एक डकैत का हुलिया बिल्कुल ऐसा ही था। चाय वाला डीएसपी हक को बताता है कि वह आदमी उसे 4 बार यहाँ आ चुका है। डीएसपी हक चाय वाले को और याद करने को बोलते हैं। तब चाय वाला उन्हें बताता है कि वो मोटा आदमी जिस आदमी से बात कर रहा था, उसके साथ एक 20-22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी। डीएसपी हक चाय वाले से पूछते हैं कौन थी वो लड़की। तो चाय वाला बताता है कि उस लड़की का नाम तो पता नहीं, लेकिन वो लड़की कोलकाता में एक बहुत बड़ी डांसर है।
ये सारी जानकारी इकट्ठा कर कोलकाता पुलिस उस मोटे आदमी की तलाश में जुट जाते हैं और केवल 24 घंटे के अंदर उन्हें एक नाम पता चलता है, अब्दुल हाई गायेन। बोराली गांव का रहने वाला एक ईंट भट्टे का मालिक जो कभी कोलकाता में ट्रक चलाने का काम करता था। अपने गर्म स्वभाव के कारण गांव में उसे गुंडा समझा जाता था और पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम था। अब तक 6 में से 2 डकैत की पहचान हो चुकी थी। एक था अब्दुल वाजिद और दूसरा अब्दुल हाई। अब बस इन दोनों को पकड़ना था, पर इसके लिए उन्हें उस लड़की को ढूंढना था जो वाजिद के साथ उस चाय के दुकान पे दिखी थी, जो कि कोलकाता की एक बड़ी डांसर थी। फिल्मों की कोई हीरोइन तो उस लफंगे के साथ रोड साइड पे चाय पीने से रही, हो ना हो ये लड़की कोलकाता में किसी बार में डांसर होगी। अपने दिमाग में उठे इस सवाल के साथ डीएसपी हक अपने ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाते हैं और उस लड़की को 24 घंटे के अंदर ढूंढने का आदेश देते हैं। इस मीटिंग के 2 दिन बाद सीईएससी का रॉबरी केस हैंडल कर रहे एसआई तपन शाह का खबरी उन्हें मिलने लाल बाजार आता है और वो उन्हें उस लड़की की जानकारी दे देता है। 31 जनवरी 1998 की रात डीडी के कुछ ऑफिसर सादे कपड़े पहने हुए एक बार में घुस जाते हैं और वहां से जयश्री नाम की इस बार डांसर को अपने साथ लाल बाजार ले जाते हैं। कुल 1 घंटे लॉकअप में अकेले बैठने के बाद डीएसपी हक और कुछ महिला कांस्टेबल्स उनके साथ अंदर आते हैं और डीएसपी हक को जयश्री का मुंह खुलवाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जयश्री बताती है कि वो वाजिद को पिछले 2 महीने से जानती है और उन दोनों का चक्कर चल रहा है। डीएसपी हक जयश्री को वाजिद का एड्रेस पूछते हैं तो जयश्री फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है अगर वाजिद को पता चला तो वो उसे मार देगा। डीएसपी हक उसे सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो जयश्री उन्हें वाजिद का एड्रेस बता देती है और उसके थोड़ी देर बाद पुलिस वालों से लदी 4 एम्बेसडर गाड़ियां एक के पीछे एक लाल बाजार से बाहर निकलती है। सुबह के लगभग 3:30 बजे डीडी की 4 एम्बेसडर गाड़ियां लेक टाउन के कालिंदी हाउसिंग से कुछ दूरी पर रुकती है। जयश्री के साथ सभी पुलिस वाले इस सोसाइटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद जयश्री ग्राउंड फ्लोर पर बने एक फ्लैट की तरफ इशारा करती है और फिर 2 लेडीज कांस्टेबल उसे लेके गाड़ी में बैठ जाती है। जयश्री को सीन से दूर करते ही पुलिस 2 ग्रुप में बट जाती है। फ्लैट का दरवाजा खटखटाने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी वेस्ट बंगाल पुलिस के डीएसपी मनोज दास दरवाजे पर किक मारना शुरू कर देते हैं। 4-5 किक मारने पर दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है और जैसे ही मनोज दास अंदर जाते हैं उन पर धुआंधार गोलियों की बौछार होती है। डीएसपी मनोज दास कुछ समझ पाते तभी एक गोली उनके दाएं कंधे के आर पार हो जाती है और मनोज दास नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी पीछे से एक ऑफिसर गोली चला रहे शख्स पर टूट पड़ता है और उसे दबोच लेता है और वो शख्स कोई नहीं बल्कि अब्दुल वाजिद था। एक के बाद एक कई ऑफिसर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसको दबोच लेते हैं और तभी दूसरी रूम से एक आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर करके बाहर आता है और खुद को पुलिस के हवाले करता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अब्दुल वाजिद का मकान मालिक रहमत बंगाली था। इन दोनों को पुलिस गाड़ी में डालकर लाल बाजार ले जाती है। लाल बाजार पहुंचते ही रहमत बंगाली को डीएसपी हक के साथ लॉकअप में अकेले छोड़ दिया जाता है और केवल 10 मिनट की खातिरदारी में ही वो सब कुछ उगल देता है। रहमत बंगाली से मिली जानकारी के आधार पर कोलकाता पुलिस पूरे कोलकाता के अलग अलग जगहों पर धड़ाधड़ रेड मारना शुरू कर देती है। पुलिस को इन रेड्स के दौरान समर रॉय उर्फ कालू को टांगरा से, दिनेश दास को कराया से और एक सरवर खान को बीबी बागान से उठा लिया जाता है। वाजिद समेत कुल 5 गैंग मेंबर्स पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे और अब बस उस मोटे वाले डकैत को दबोचना बाकी था। अब्दुल हाई नामक वाजिद के साथी का एड्रेस मिलते ही कुछ घंटों में वो भी लाल बाजार के लॉकअप में अपने साथियों के साथ बैठा होता है। फेडरल बैंक में हुई डकैती के लगभग 6 महीने बाद सभी के सभी 6 डकैत पुलिस के पकड़ में आ चुके थे। पहले सबकी अलग अलग और फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ करने पर पता चलता है कि वाजिद इस गैंग का लीडर और मास्टरमाइंड था। वाजिद और अब्दुल हाई ये दोनों रॉबरी का पूरा प्लान बनाते थे। एक जमाने में अब्दुल हाई कोलकाता में ट्रक चलाता था, इसलिए वो कोलकाता के हर चप्पे चप्पे को जानता था। किस समय की जगह डकैती डालने में सबसे कम खतरा है, ये जानकारी वही वाजिद को दिया करता था। और टारगेट फाइनल होने के बाद सभी गैंग मेंबर्स लोकेशन की अच्छे से रेकी भी किया करते थे
और डकैती में किसका क्या का रोल होगा और काम पूरा होने के बाद वहां से बचकर कैसे निकला जाएगा, इसके लिए रात के अंधेरे में लोकेशन पर पहुंचकर ये पूरा गैंग कई बार रिहर्सल भी किया करता था। वाजिद के इंटरोगेशन में पुलिस को पता चलता है कि उसका टारगेट 1 करोड़ रुपए था, लेकिन पांचवी चोरी के बाद पुलिस इतना अलर्ट हो चुकी थी कि चाहकर भी वो छठी चोरी को अंजाम नहीं दे पाया। उसका आखिरी और सबसे बड़ा टारगेट बो बाजार का मेट्रो रेलवे स्टेशन था। वाजिद के इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस रेलवे मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में हर समय कम से कम 40 लाख रुपए रहते थे। वाजिद के बताए मुताबिक धमाकल स्थित उसके हवेली से 1.25 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। वाजिद और बाकी मेंबर्स के बयानों के बाद 50 में से कुल 20 लाख रुपए रिकवर किए जाते हैं। बाकी के 30 लाख में से वाजिद ने अब्दुल और अपने साथियों को मात्र 50,000 रुपए ही दिए थे। उसने सबको ये विश्वास दिलाया था कि आखिरी डकैती के बाद सारे पैसों को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा और सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और कुछ सालों तक कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं करेगा। लेकिन वाजिद द्वारा अपने साथियों को दिया गया ये विश्वास एक बहुत बड़ा छलावा था। आखिरी डकैती पूरे होने के बाद वो और अब्दुल हाई अपने बाकी साथियों को ऊपर भेजने का पूरा प्लान बना चुके थे। इस गैंग के सभी मेंबर्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा बिना समय गंवाए कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाती है। भारत के इतिहास के आज तक के सबसे बड़े सीरियल रॉबरी केस की जल्द से सुनवाई स्टार्ट हो जाती है। सुनवाई जिसके दौरान प्रोसिक्यूशन द्वारा 40 लोगों की गवाही, क्राइम लोकेशन से लिए गए हजारों फिंगरप्रिंट और हजारों पन्नों के सबूत कोर्ट में जमा कर दिए जाते हैं। सुनवाई शुरू होने के लगभग 2 साल बाद कोर्ट अपना निर्णय सुना देती है और सबको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जेल जाने के बाद वाजिद अत्यंत गंभीर रूप से डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरे कैदियों से अलग थलग रहने लगता है और कुछ समय बाद खाना पीना भी छोड़ देता है और कुछ दिनों में बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और इन्हीं बीमारियों के चलते 4 दिसंबर 2001 के दिन तीव्र हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।